नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। देश में डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। इन संदिग्ध अकाउंट के तार डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के मामलों से जुड़े होने बताए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस मामले में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है और इसके साथ ही गृह मंत्रालय की इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी इस कमेटी को मॉनिटर कर रहे हैं। गृह मंत्रालय की साइबर विंग ने 709 मोबाइल ऐप भी ब्लॉक कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने आने वाले दिनों में अपराध की रोकथाम के लिए और भी कड़े कदम उठाने की संभावना जताई है। गौतम अडानी और उनके समूह पर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ग्रुप ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सभी आरोप बिल्कुल निराधार और झूठे हैं। अडानी ग्रुप ने कहा कि हमसे हमेशा सभी देशों के कानूनों और नियमों के पूरी तरह से पालन किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार है और हमारे खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई का कोई कानूनी आधार नहीं है। हमारी प्राथमिकता हमेशा से पारदर्शिता और कानून के प्रति सम्मान रही है। और ग्रुप ने यह भी कहा कि वे इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे और सच्चाई सामने लाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी ने अमेरिका से लेकर यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों में संसद को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुयाना में संसद के विशेष सत्र को भी संबोधित किया। इसी के साथ यह 14वीं बार है जब पीएम मोदी ने विदेश में किसी संसद को संबोधित किया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ये बड़ा रिकॉर्ड है। एशिया में पीएम मोदी भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मंगोलिया, अफगानिस्तान और मालदीव के सांसदों को एक साथ संबोधित कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पार्टी ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद करते हुए 4 करोड़ की एमडीएमए ड्रग्स बरामद की है। इनमें एक नाइजीरियन नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स उत्तम नगर से पकड़ी गई है और एक घर से तकरीबन 7,000 ड्रग्स की गोलियां बरामद की गई हैं, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू 4 करोड़ रुपए है। आरोपी चुकू ने बताया कि उसका साथी भी है जो उसके साथ ड्रग्स सप्लाई में शामिल है। वहीं अहमदाबाद में 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने 40 जिंदा कारतूस समेत 18 लाख जब्त किए हैं। 1.23 किलोग्राम एमडी से ज्यादा ड्रग्स बरामद की गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपने अपनी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक बुलाई। इसमें चर्चा के बाद विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट में कांग्रेस और भाजपा छोड़कर आए नामों को प्राथमिकता दी है। 11 में से 6 सीटों पर दूसरे दलों से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अनिल झा, बीबी त्यागी और ब्रह्म सिंह तंवर कुछ दिन पहले ही बीजेपी से आप में आ गए थे और इसके अलावा जुबैर चौधरी, वीर सिंह दीगान और सुमेश शौकीन कांग्रेस से आप में आए हैं। तीनों भाजपा से आए और 3 कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट दिया गया है। 3 को आपने रिपीट किया है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले देश छोड़कर विदेश भागने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई की अमेरिका में हुई गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार के साथ साथ कनाडा सरकार द्वारा भी उसके प्रत्यर्पण की मांग रखी गई है। माना जा रहा है कि अमेरिका सरकार उसे पहले कनाडा के हवाले करने जा रही है। बता दें कि भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार से अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन अनमोल की अमेरिका के पोटावेटिंग काउंटी में हुई गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद कनाडा सरकार ने उसे कनाडा के हवाले करने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अनमोल बिश्नोई को अमेरिका की सरकार भारत को सौंपती है या फिर कनाडा सरकार के हवाले करती है। आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामले में रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ में कई स्थानों पर छापेमारी की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ये रेड 8 जगह पर चली है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने भारत में पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़े हाल ही में दर्ज एक मामले के सिलसिले में जम्मू संभाग में 8 स्थानों पर छापे मारे हैं। सूत्रों ने बताया कि पुलिस और अर्धसैनिक सीआरपीएफ की सहायता से एनआईए के अधिकारी रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ जिलों में परिसरों की तलाशी लेने पहुंचे। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने दिल्ली के बीकानेर हाउस की कुर्की का वारंट जारी किया है, जिसका स्वामित्व राजस्थान की नगर पालिका नोखा के पास है। यह आदेश में एसएस इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पारित एक मध्यस्थता पुरस्कार के निष्पादन मामले में पारित किया गया है। जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने निर्देशों का पालन न करने पर कुर्की का आदेश जारी किया। अदालत ने जेडी को 29 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने का भी निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि शहीद पुलिसकर्मियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि देने में जो खामियां हैं उसे जल्द ही ठीक किया जाएगा। अब अनुग्रह राशि को लेकर जो खामियां थी उसे ठीक करते हुए नया शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत अब शहीद अविवाहित पुलिसकर्मियों के माता पिता को अनुग्रह राशि के तौर पर 50 लाख रुपए मिलेंगे। महिला पुलिसकर्मी के शहीद होने पर उसके पति या अन्य कानूनी वारिस को अनुग्रह राशि भी दी जा सकेगी। सीएम योगी ने कहा कि अब शासनादेश के तहत इन खामियों को दूर कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें सामाजिक समरसता दिखाई देगी। ये पहला मौका होगा जब महोत्सव में कारोबारी से लेकर किसान तक हर वर्ग के लोग जुटेंगे। इस पहल को सिरे चढ़ाने के लिए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कमान संभाल ली है। महोत्सव 28 नवंबर से शिल्प और सरस मेले से शुरू होगा। यह मेला 15 दिसंबर तक जारी रहेगा, जबकि मुख्य आयोजन 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक होंगे। ये अधिकतर आयोजन ब्रह्म सरोवर तट पर पुरुषोत्तमपुरा बाग में ही रहे होंगे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में होगी। 18,000 स्कूली बच्चे थीम पार्क में गीता श्लोकोच्चारण करेंगे। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।